विद्यार्थियों, आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी में गुजराती साहित्यकार उमाशंकर जोशी की दो कविताओं का खड़ी बोली हिंदी में एक अनूदित रूप आपके सामने पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से उन दोनों कविताओं की चर्चा मैं कर रहा हूँ। उमाशंकर जोशी गुजराती साहित्यकार हैं जिन्हें अपनी रचनाधर्मिता के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे सामने इनके जो दो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, इन दोनों ही कविताओं को गुजराती से हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में अनुदित रचनाओं के रूप में जो एक मान दिया है, यानी हिंदी अनुवाद किया गया है, उस अनुवाद को करने की भूमिका दो लोगों की रही। आप देख पा रहे हैं, नंबर एक रघुवीर चौधरी जी की और भोला भाई पटेल की। तो शुरुआत करते हैं समय बिना खराब किए। पहली रचना छोटा मेरा खेत। इस रचना का मुख्य उद्देश्य यही बताना है कि साहित्यकार कवि जो कर्म करता है उसका कर्म किसान द्वारा किए जाने वाले खेती के कर्म की तरह है। तो कवि के कर्म को किसान यानी खेती का रूप देने की यहाँ पर कवि ने कोशिश की है। सांग रूपक अलंकार में कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कैसे कवि अपनी इच्छित वर्णित वस्तु को अन्य का रूप दे रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर है। कवि कर्म की तुलना कृषि के कार्य से। कवि के संदर्भ में शब्दावली एक तरफ है, किसान के संदर्भ में शब्दावली एक तरफ है। यानी साहित्य लेखन करना और खेती करना, ये दो सोपान आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप महसूस करोगे कवि यानी किसान, चौकोर कागज जिस पर कवि काव्य लेखन करता है उसको रूप दिया गया है चौकोर खेत का। भावनाओं का उठना, यहाँ रूप दिया है इसको आंधी का आना। विचार उत्पन्न होना यानी बीज बोना। कल्पना से पोषण करना यानी बोए गए बीज को पानी से, रासायनिक खादों से सींचना, पोषित करना। विचारों को कलमबद्ध करना यानी बीज का गलना। शब्दों का मेल करना यानी अंकुर फूटना। शब्दों के मेल से कविता का आकार लेना यानी किसान की मेहनत धीरे धीरे सफलता की तरफ जा रही है, पौधे का बढ़ना। कविता के शब्दों का मेल कविता के आकार के रूप में सामने आना यानी पूर्ण रूप से पौधा बढ़ने लगना, पौधे का बढ़ना। फिर कविता यानी रचना निर्मित हो गई कवि की, इसका मतलब है फसल पूर्णता की तरफ है, उस पर फल लग गए। काव्य के रस होते हैं अलग अलग प्रकार के, श्रृंगार है, वात्सल्य है, करुण है, शांत है। वैसे ही अनाज जब आता है तो फल की शक्ल में आता है। विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों पर, पेड़ों पर रस युक्त फल लगते हैं। काव्य रस यानी फल का रस। रचना तो पल भर में हो जाती है, यानी कुछ समय में काव्य लेखन पूरा हो जाता है। वैसे ही ये जो फल है पेड़ पौधों पर लगने वाला, उसका रस भी अपने आप में अलौकिक, अनंत काल तक। तो यहाँ पर रचना पल भर में, रसानंद अनंत तक। इसको कंपेयर किया है कि फसल एक बार सामने आती यानी बीज एक बार बोया जाता है, लेकिन कटाई अनंत समय तक होती है। फलों का आनंद लगातार चलता रहता है। कविता को कवि ने यहाँ पर रस का अक्षय, अक्षय का मतलब है कभी समाप्त न होने वाला पात्र बताया है। यानी जितनी बार आप साहित्य पढ़ोगे उतनी ही बार पढ़ने वाले को आनंद आएगा। वैसे ही जैसे खेत को भी फसल का, अनाज का, फलों का अक्षय पात्र बताएगा। एक बार बीज बोने के बाद लगातार अनाज, फल होते रहते हैं और उसी से अगले वर्ष पुनः खेती होती रहती है। तो इतना तो समझ में आ गया है कि कवि ने यहाँ पर कवि कर्म की तुलना खेती के, कृषि के कार्य से की है। अब मूल विषय वस्तु पर ध्यान आपका। कवि कह रहे हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कह रहे हैं कि मैं जिस चौकोर कागज पर
काव्य लेखन करता हूँ, निस्संदेह वह किसान के चौकोर खेत की तरह है। तो यहाँ पर सबसे पहले कवि ने अपने चौकोर कागज को किसान के चौकोर खेत का रूप दिया है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। अब रचनाकार यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जब भी आंधी आती है तो आंधी आने के बाद किसानों के लिए एक संकेत होता है कि वे अपने फसलों को क्या कर दें, बोने की स्थिति के लिए खेत को तैयार करें। तो जैसे आंधी आने के बाद किसान तैयार खेत में बीज बोता है बारिश की शुरुआत के साथ ही, वैसे ही कवि के मन में, साहित्यकार के मन में भावात्मक एक अंधड़ यानी आंधी उठती है। जो विचार यानी बीज के शक्ल में कवि क्या करता है, कागज रूपी खेत पर उस विचार रूपी बीज को बोने की कोशिश करता है। कवि यही समझाने के प्रयत्न में है कि कोई अंधड़ यानी आंधी कहीं से आया। अब कवि के संदर्भ में अंधड़ का मतलब है भावना उत्पन्न होना, और किसान के संदर्भ में धूल भरी आंधी का आना जो खेत को और अधिक उपजाऊ बनाता है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। यानी जैसे आंधी जाने के बाद बारिश की सीजन शुरू होती है, किसान अपने जोते हुए खेतों में बीज बो देता है। वैसे ही भावात्मक भावना जब कवि के मन में उत्पन्न होती है तो साहित्यकार उस भावना पर आधारित विचारों को चौकोर कागज पर लिखना शुरू करता है, यानी कविता के शक्ल में, साहित्य के शक्ल में लिखना शुरू करता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि किसान जब बीज बोता है तो जल राशि से और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से उस बोए गए बीज को सिंचित और पोषित करने की कोशिश करता है, ताकि उत्तरोत्तर वह बीज बड़ा हो सके पौधे की शक्ल में, अंकुर की शक्ल में, फिर पौधे की शक्ल में बड़ा हो सके। ठीक उसी तरह कवि भी क्या करता है, जब विचार के बीज अपने कागज पर उकेरता है तो धीरे धीरे कल्पना करते करते, विचार करते करते उस कविता को बड़े से बड़े आकार को देने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं कल्पना करके अपनी कविता को व्यापक और समुचित आकार देना। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। नमित होने का मतलब है झुकना। पल्लव का मतलब है पत्तों से, पुष्पों का मतलब फूलों से। अब कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसान बोए गए बीज को जल राशि से, रासायनिक पदार्थों से सिंचित पोषित करने की कोशिश करता है, वे बीज अंकुरित होकर धीरे धीरे लगातार होने वाले पोषण से पौधे के रूप में आकार लेते हैं। उस पौधे की एक एक शाखाओं पर विभिन्न प्रकार के पत्तों का आना हो जाता है, पत्ते विकसित होते हैं, धीरे धीरे फूल विकसित होते हैं, जिससे वो पौधा नमित यानी झुक सा जाता है। वैसे ही जैसे जैसे कवि अपने विचार रूपी बीज को, जो उसने कविता की शक्ल में कागज पर उकेरना शुरू किया है, कल्पना कर करके, सोच सोच कर अपनी कविता को आकार देता है, वैसे वैसे अनेक प्रकार के शब्द कविता में जुड़ते जाते हैं। शब्दों के जुड़ने के साथ साथ काव्य पंक्तियाँ आगे बढ़ती है और एक निश्चित साहित्य आकार लेने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जैसे लगातार सींचने से निस्संदेह पौधों पर पत्ते फूल आने शुरू हो जाते हैं। झूमने लगे फल, अब धीरे धीरे किसान की सफल मेहनत रंग लाती है। जिस बीज को उसने सिंचित करके पौधे की शक्ल में बड़ा किया, वहाँ पर पत्ते आए, फूल आए, और वे फूल अपने आप में फलों के रूप में परिवर्तित होते हैं, यानी किसान को अपनी मेहनत का फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कविता जब पूरी आकार लेती है तो वह कविता विविध प्रकार के काव्य रसों से युक्त हो जाती है, जिसको पढ़ने से, सुनने से निस्संदेह पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को एक विशेष प्रकार का काव्य रस का आनंद भोगने का अवसर मिलता है। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक। इस प्रकार जो कविता के काव्य रस जो कवि के माध्यम से कविता के पढ़ने सुनने से प्राप्त होता है, वह काव्य रस अलौकिक होता है। यानी जो लौकिक स्तर, सांसारिक आनंद
की विषय वस्तु नहीं है, वह अलौकिक होता है, क्योंकि संस्कृत के विभिन्न रसाचार्यों ने रस की तुलना ब्रह्मानंद सहोदर से की है, यानी ईश्वर के दर्शन से प्राप्त अलौकिक आनंद से की है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि रस अलौकिक, यानी जब कविता के पौधे पर काव्य रस के काव्य रस देने वाले फल लग जाते हैं, तो उस फल से प्राप्त रस अलौकिक होता है। इस लोक जगत की इस लोक जगत के आनंद से परे की वस्तु होती है। अमृत धाराएं फूटती है, यानी धीरे धीरे कविताओं में से अलग अलग प्रकार के साहित्य में से अलग अलग प्रकार के रसों की धाराएं निकलती है, जो पढ़ने और सुनने वाले लोगों को, पाठकों और श्रोताओं को अलग अलग रस की धाराओं से आनंदित करती है। यानी किसान जो कर्म करता है, उसकी परिणति फल के रूप में प्राप्त होती है। वे फल अलग अलग प्रकार के आनंद को देने वाले होते हैं। अब यहाँ पर कवि अंत में ये कहना चाह रहा है कि प्रयत्न तो एक समय किया गया, चाहे वो खेती करने वाले किसान का प्रयत्न हो, साहित्य लेखन करने वाले साहित्यकार का प्रयत्न हो, लेकिन उसका प्रभाव युगों युगों तक चलता है, अनंत काल तक चलता है। उसी को कवि ने यहाँ पर आपके सामने रखा है और कहा है कि अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, यानी बीज को बड़ा करके रोपाई की गई, वो क्षण भर की थी। यानी किसान क्या करता है, रोपाई तो कुछ पलों के लिए करता है, कवि काव्य लेखन कुछ पलों के लिए करता है, लेकिन उस रोपाई की जो कटाई होती है वो अनंतता की, यानी अनंत काल तक उसकी कटाई चलती है। कहने का मतलब है, एक बार बीज बोया गया, अनंत काल तक उससे फल प्राप्त, किसान फल प्राप्त करता रहता है। वैसे ही एक बार साहित्यकार कोई साहित्य यानी काव्य लेखन करता है, उससे प्राप्त रस अनंत काल तक समाज के लोगों को प्रभावित करता रहता है। कवि यश भोगता रहता है, कविताओं से, साहित्य से पाठक श्रोता प्रभावित होते रहते हैं। और अब उस काव्य रस की विशेषता की तरफ संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। यानी ये जो काव्य रस का आनंद है, काव्य के माध्यम से जो रस की अनंत धाराएं फूटती है, उस अनंत धाराओं को लाभ लेने की, लूटने की कोशिश करने के बाद भी वे काव्य रस की अनंत धाराएं कम नहीं होती है। वैसे ही जैसे फल लगातार लोगों को प्राप्त होते रहते हैं, तो लुटते रहने से जरा भी कम होती, यानी काव्य पढ़ते रहने से काव्य से प्राप्त रस का आनंद कम नहीं होता रहता है। क्योंकि कवि ने कह दिया कि काव्य का रस किसका है, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकन्ना। कवि ने कहा कि मेरा काव्य, मेरा साहित्य रस का अक्षय पात्र है, यानी ऐसा पात्र है जिसका रस यानी काव्य रस अपने आप में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर अपने साहित्य को काव्य रस के ऐसे पात्र के रूप में आपके सामने रखा है, जो अक्षय है, यानी जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि ने अपने कवि कर्म की तुलना कृषि कर्म से की है। अब प्रश्न बनते हैं, चौकोर खेत व कागज में समानता क्या है, तो आप पढ़ पा रहे हैं। छोटे चौकों ने खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है, यही समानता निहित है कि कवि ने कवि कर्म को खेत में बीज रोपने की तरह माना, इसके बीज पौधे रोपने की तरह माना। बीज बोने और पौधे को रोपने की तरह माना। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता रचना सरल कार्य नहीं, कविता को लिखना, रचना का मतलब है कविता को लिखना, साहित्य को लिखना सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी मेहनत किसान को करनी पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य लेखन के लिए भी साहित्यकार को मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर दो शब्द आए स्पेशल, अंधड़ और बीज। इनका विशेष अर्थ पूछिए तो उत्तर आपके सामने है। रचना यानी साहित्य के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेग, मन में भाव उत्पन्न होना, और बीज का मतलब है विचार की अभिव्यक्ति करना। तीसरा, अगर
रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? तो आप कहोगे साहित्य को रस का अक्षय पात्र कहा गया है। ये कविता की किन विशेषताओं को बताता है? तो आपके सामने उत्तर है, अक्षय का अर्थ होता है नष्ट न होने वाला। कविता का रस इस तरह का होता है कि रस होता है कविता का रस इसी तरह का होता है, यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। रस का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता है, वह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। वैसे ही किसी कविता को जो रस का अक्षय पात्र है, उस कविता को जितना अधिक पढ़ा सुना जाएगा, उससे प्राप्त काव्य रस का आनंद उतना अधिक होता रहेगा। वह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। यह रस चिर काल तक आनंद देता है, लंबे समय तक काव्य का आनंद। जैसे रामचरितमानस सैकड़ों सालों पहले लिखा गया, वाल्मीकि द्वारा रामायण सैकड़ों हजारों साल पहले लिखी गई, लेकिन उसका आनंद आज भी समाज ले रहा है। यह रस चिर काल तक आनंद देता है। खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है, लेकिन काव्य का रस कभी खत्म नहीं होता। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता रहता है, पाठकों को, समाज के लोगों को प्रभावित करता रहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। फिर अगर भाषा के संदर्भ में आपके सामने बात पूछी जाए तो भाषा खड़ी बोली हिंदी है। मैंने पूर्व में बताया, ये गुजराती मूल की रचना का हिंदी अनुवाद यहाँ पर आपके सामने हुआ है। खड़ी बोली हिंदी है। रूपक अलंकार आया है, पल्लवित पुष्पित, ये शब्द अनुप्रास की तरफ आपका ध्यान खींचते हैं। सरल भाषा है, सुनते समझ में आ रही, इसका मतलब है 3 काव्य गुणों में से यहाँ पर प्रसाद काव्य गुण है। अब आप इसका सारांश स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कवि ने किस तरह काव्य लेखन के कर्म को खेती के कर्म से बांधने की कोशिश की है, काव्य लेखन के कर्म को खेती के कर्म का रूप देने की कोशिश की है। आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आराम से पढ़ लें। तो ये पहली कविता उमाशंकर जोशी जी की, जो आपके पाठ्यक्रम में है, छोटा मेरा खेत। ये रचना आपके सामने मैंने व्याख्यात्मक विश्लेषण के रूप में रखी है। अगले वीडियो के माध्यम से आपकी दूसरी कविता बगुलों के पंख, उसकी भावात्मक व्याख्यात्मक विश्लेषण में करूँगा। धन्यवाद।